अस्सलाम वालेकुम। हर साल 3.8 मिलियन अफराद हार्ट फेलियर का शिकार होते हैं, जिसकी एक अहम वजह अवेयरनेस की कमी है। अब बात होगी दिल की एक ऐसा पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव है, जहां हम कार्डियोलॉजी की माहिरीन से बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ दिल की। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर जुनैद ज़फ़र साहब, जिनका ताल्लुक जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर से है। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर काजी अब्दुल सबूर साहब, जिनका ताल्लुक शेख ज़ायद हॉस्पिटल से है। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर काजी तुफैल साहब, जिनका ताल्लुक शेख ज़ायद हॉस्पिटल से है। ये अस्पताल सिर्फ इदारे नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है, जो कि हर रोज़ यहाँ से सेहतयाब होकर अपने घरों को रवाना होते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे दिल की बीमारियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम जनूबी एशिया की बात करते हैं और स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों की बात करते हैं, तो पाकिस्तानियों में कम उम्र में दिल की बीमारियों के मतवाज़न इतनी ज़्यादा क्यों है सर? हमारे पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और ये दो चीज़ें अहम हैं जो कि हमारे आगे फ्यूचर में यंग लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। लेकिन इन चीज़ों का हल यही है कि बर वक्त इलाज किया जाए, और जिसको कोई प्रॉब्लम है, इमीडिएट कोई प्रॉब्लम हो गया तो इमीडिएट एमरजेंसी में रब्ता करें। अब गवर्नमेंट की तरफ से प्राइमरी पीसीए का प्लान जो है वो तकरीबन हर हॉस्पिटल्स में शुरू हो चुका है। तो अब इसका बेहतरीन हल यही है, और साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत है दवाई की वो दवाई इस्तेमाल करें, और लाइफस्टाइल जहाँ की ज़रूरत है चेंज करने की, अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करें। सर, जैसे आपने बताया अलामात जब उसको आए तो वो फ़ौरन हॉस्पिटल में रब्ता करे, तो सर क्या दिल के अमराज बगैर अलामात के भी हो सकते हैं? हाँ, बाज़ लोगों में 20-30% लोगों में जो है साइलेंट जो हो सकती है, या एटिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको शुगर है, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ये लोग बाद दफ़ा तो इंसिडेंटली फाइंडिंग होती हैं, किसी को माइल्ड से सिम्टम्स हुए तो हमने चेक किया कि इसका कोई हार्ट अटैक हुआ है लास्ट कुछ डेज़ में या महीनों में। बाद लोगों के एटिपिकल सिम्टम्स किसी और चेस्ट पेन की वजह कोई और जो है सिम्टम्स के साथ अपीयर हो सकते हैं, लाइक कोई शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो सकता है, किसी को पैल्पिटेशन हो सकती है। तो वो इंसिडेंटली हमारे पास आया तो हमने चेक किया, हो इसको तो हार्ट अटैक हुआ होगा। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं अलामात की, तो क्या ख़वातीन में और मर्दों में अलामात सेम होती है या इनमें कोई पैरामीटर्स डिफरेंट है? देखें, इन जनरल तो जो क्लासिकल सिम्टम्स हैं वो तो बीमारी एक ही तरह से प्रेजेंट करती है, लेकिन ख़वातीन में समहाउ थोड़ा सा ये देखा गया है कि कुछ सिम्टम्स ऐसी हैं जो मेल्स क्लासिकली जो बता रहे होते हैं, फीमेल्स में उस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं होती। थकावट का रहना, मतली का रहना, एक ओवरऑल एस्थीनिया, एक लो आउटपुट स्टेट में या एक लो बॉडी एनर्जी स्टेट में, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो फीमेल्स पूरी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाती ड्यू टू वन रीज़न और द अदर। तो हम बीइंग फिजिशियंस हमें ज़रा ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है फीमेल्स को इन चीज़ों को ढूंढने के लिए। ऑब्वियसली यू नीड ए हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन। आप अपना इंडेक्स ऑफ सस्पिशन ज़्यादा रखते हैं तो आप इस बात को बीच में से ढूंढ के निकालते हैं कि इसको वाकई ये जो अलामात हैं ये हार्ट की हो सकती हैं या दिल से मुतल्लिका बीमारी की हो सकती हैं। तो काफ़ी हद तक फ़ीमेल्स की सिम्टम्स जो होती हैं वो कई दफ़ा मिसगाइडिंग होती हैं। हार्ट की तकलीफ़ को वो मैदे की तकलीफ़ के साथ एट्रीब्यूट करती हैं, सांस के फूलने को वो अपनी एक कमज़ोरी के साथ एट्रीब्यूट करती हैं, जबकि यही अलामात दिल की अलामात भी हो सकती हैं। और फिर समहाउ वो कोशिश करती हैं कि फिजिशियन को भी कन्विंस करें कि नहीं, ये अलामात दिल की नहीं है, ये तो मेरे मैदे की अलामात हैं, ये तो मेरी कमज़ोरी की अलामात हैं। तो हमें ढूंढना पड़ता है उनमें से, थोड़ी सी मेहनत करके हिस्ट्री उनसे लेना पड़ती है। बिल्कुल ठीक। और जैसे कि डॉक्टर जुनैद ज़फ़र कह रहे हैं ना, तो अब औरतों में भी और बाद दफ़ा मर्दों में भी इस तरह का सिम्टम होते हैं, लाइक वो कहते हैं ये हमें घबराहट हो रही है, या रेस्टलेसनेस हो रही है, या इवन इस तरह की सूरत हाल बताती है कि उनको भी कुछ समझ नहीं आ रही होती। इवन डॉक्टर के लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा होता है कि क्या ये मैदे की बीमारी है या कि हार्ट की प्रॉब्लम है। ये समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाता है इस तरह। सर, मुझे ये गाइड कीजिएगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे हम लोग बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं। हर जितनी भी हम गाइडलाइंस उठा के देखें उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में हमें सबसे पहले इंडोर्समेंट मिलती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक ऐसा मरीज़ जो कि कार्डियक पेशेंट हो चुका है
और वो जो प्रिवेंटिव थेरेपी पे जा रहे हैं, इन दोनों के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होना चाहिए? देखें, हमें ये समझना होगा कि वो क्या अवामिल हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो दिल या दिल से मुतल्लिका बीमारी की वजह बन रहे हैं। हम उनको ब्रॉडली कैटेगराइज कर देते हैं कि जी ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। तो ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने की, तो इनमें वही फैक्टर्स मॉडिफाई होंगे जो मॉडिफाइबल हैं। अच्छा, मैं आपको उनके कोई एनोमिनेट कर देता हूँ, उनके नंबर्स बता देता हूँ। शुगर है, शुगर एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठे रहने की आदत। आप बैंक्स में चले जाएं, इवन आप डॉक्टर्स को देख लें, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स का सारा दिन क्लिनिक करना है बैठ के टांग पे टांग चढ़ा के, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। तो ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आता है। स्ट्रेस है, स्ट्रेस कोई सा भी हो, आजकल तो हर बंदा किसी ना किसी स्ट्रेस का शिकार है। मैं समझता हूँ कि जो जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है वो एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, चूँकि जॉब है वो छोड़ नहीं सकता। तो बाकी जो स्ट्रेस है कम्युनिटी से रिलेटेड, डोमेस्टिक से रिलेटेड, लॉजिस्टिक से रिलेटेड ये मसाइल हैं, तो ये अगेन एक रिस्क फैक्टर है। नींद की कमी, मतलब लोग आधी आधी रात तक 3-3, 4-4 बजे तक आप मोबाइल पे सोशल मीडिया यूज़ करें और सुबह उठकर तो काम पर तो जा ही जाना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको मॉडिफाई। डाइटरी हैबिट्स देख लें, हर बंदा जल्दी में फास्ट फूड्स का ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, और रेडी टू कुक और रेडी टू ईट फूड्स जो आ रही हैं, हम इनको भी फास्ट फूड में ही समझते हैं, तो भले वो किसी भी शक्ल में था। तो ये मॉडिफाइबल चीज़ें हैं, हमने इनको मॉडिफाई करना है। हम इनको मतलब अगेन आप अगर वो एक फैक्टर देखते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन भी करते हैं। शुगर है, बहुत अच्छा कंट्रोल करें, मीठी चीज़ों से अवॉइड करें। स्मोकिंग है, फ़ौरन छोड़ दें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो ठीक है, आप अगर जॉब में आप कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, कोई फ़ोन कॉल आए तो आप चलते फिरते सुन सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने ऊपर जाना है तो आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर तक तो कम से कम स्टेज यूज़ कर सकते हैं, लिफ्ट से यूज़ ना करें। तो नींद की कमी, आप सोशल मीडिया का रात को ऐसे टाइम पर इस्तेमाल करना जिससे आपकी नींद उड़ जाए, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। डाइट को आप बेहतर कर सकते हैं, अपनी फास्ट फूड्स कम कर दें, हाथ जगह पे उठा के देख लें आप, मेडिटेरेनियन डाइट ये यही चल रहा होता है। ये हमारे यहाँ के पाकिस्तानी नज़रात जब बाहर जाते हैं ना तो ये बड़े मसले का शिकार होते हैं, क्योंकि हम बहुत जगहों पे देखते हैं मेडिटेरेनियन डाइट्स ही ले रहे हैं ज़्यादातर। वेस्ट में तो ये चीज़ें बहुत पॉपुलर होती जा रही हैं, तो ये वहाँ जाके फिर प्रॉब्लम के रोटी तो है कोई नहीं, तो काबे तो है कोई नहीं, वहाँ पे तो यही डाइट्स ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा हमारा तो एडिबल्स का ट्रेंड इस तरह का बन चुका हुआ है कि हम, तो ये चीज़ें हैं जो मॉडिफाइबल हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यहाँ से शुरू होगी। बिल्कुल ठीक सर। प्लस ये है कि जो आपने मुझे कहा कि अगर उसको हार्ट अटैक हो गया उसके बाद उसने क्या मॉडिफिकेशन करनी है, उसमें एक मॉडिफिकेशन होगी। अब वो प्राइमरी प्रिवेंशन में नहीं, वो सेकेंडरी में आएगा, उसमें दवाइयाँ भी ऐड होंगी। जो दवाइयाँ उसको दी गई हैं वो भी उसने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है, उसको मॉडिफाई इस तरह करना है कि उन दवाइयों को उसने बाकायदगी से लेना है जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी अकॉर्डिंगली। सर, जब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें स्मोकिंग का एलिमेंट अभी डॉक्टर साहब ने हमें बताया, तो स्मोकिंग कितनी खतरनाक है किसी भी दिल के मर्ज में मुब्तला होने के लिए? अच्छा सर, ये स्मोकिंग के बारे में ना हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमारा जो जनूबी एशिया में शायद स्मोकिंग ज़्यादा है, और हम डेली बेसिस पे या इवन जो है अक्सर औकात कि हम देखते हैं यंग बच्चे 20s में 30s में इतने हैवी क्लाट के साथ, मेजर हार्ट अटैक के साथ आ जाते हैं, और डिजीज़ देखते हैं जब एंजियोग्राफी करते हैं तो तीनों रगें ब्लॉक हैं। 30s में हम बाईपास कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है जब उनमें अदरवाइज एक रगें फूल जाती हैं, एक्टेटिक वेसल बन जाती हैं। ऐसा कहना कि स्मोकिंग करें और दिल के ऊपर असर ना हो, तकरीबन अक्सर में 90% कोई ना कोई इफेक्ट होता है। हमारा हार्ट भी इफेक्ट होता है, लंग्स भी इफेक्ट होते हैं, बॉडी में कहीं कैंसर भी हो सकता है, कट के कैंसर भी हो सकते हैं। ये कहेंगे स्मोकिंग करते हैं और कीमत नहीं देनी पड़ेगी, ये हो ही नहीं सकता। स्मोकिंग करते हैं कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी कीमत। वो मेजॉरिटी तो बेचारे बदकिस्मत यंग एज में हो जाते हैं, कुछ को थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन स्मोकिंग प्रूवन रिस्क फैक्टर है। इसको जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि कुछ बच जाते हैं, वो जो एक दो बच जाते हैं वो मिसाल है उनके लिए जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि भाई 100% ही हो जाता है। बहरहाल काफी अक्सर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो स्मोकिंग की कीमत देनी पड़े। और सर, जब हम यूथ की बात कर रहे हैं, जेन जी की बात कर रहे हैं हम,
तो आजकल आप ट्रेंड देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सिगरेट, वेप, शीशा, ये हम इस जनरेशन में देखते हैं कि इसकी एडॉप्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये सिगरेट से किसी हद तक महफूज है? ये जो वेप है या शीशा है, शीशा तो खैर वैसे कैंसरस जो है वो तो डॉक्यूमेंट हो चुका है और वो तो कार्सिनोजेनिक है। और जो वेप है इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग डिबेट करते हैं, समटाइम कुछ मिसालें भी देते हैं कि ये कम है नुकसानदेह, लेकिन जो इंटरनेशनली प्रूव हो चुका है ये भी वेसल्स को नुकसान देता है और ये वेसल को डैमेज करता है। ये बेसिकली हार्ट अटैक, गुर्दे फेल, फालिज, ये क्या है, ये वेसल की बीमारी है, ये वेसल को डैमेज करते हैं और कार्सिनोजेनिक है। बाकी कहना कि थोड़ा नुकसान देता है या ज़्यादा देता है, इस पे थोड़ी बहुत डिबेट हो सकती है, लेकिन नो डाउट इसका नुकसान है। और जो है बाकी इसके रिस्क फैक्टर मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन कर देते हैं या दूसरा कैंसर वगैरह, उसमें वो भी उसी तरह केमिकल उसके अंदर है। लेकिन ये कहना क्यों कहते हैं जी निकोटीन है और बाकी चीज़ें इसमें से टार वगैरह निकाल ली गई है, लेकिन ये बात हर पल्मोनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मानते हैं, ये भी लंग्स को डैमेज करते हैं, ये भी वेसल को डैमेज करते हैं। हाँ, कोई कहता है थोड़ा कम करते हैं, कोई कहता है इक्वल करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल नुकसान से फ्री है। भारत इसका ये नहीं, इसको गारंटी नहीं दे सकते, इसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि FDA से हमें अप्रूवल मिल जाए कि ये सेफ़ है, लेकिन FDA ने अभी तक कोई अप्रूवल नहीं दी इनको। उन्होंने कहा ये सेफ़ नहीं है। उन्होंने मल्टीपल टाइम इस पर मीटिंग बुलाई है कि भाई ये सेफ़ है, सेफ्टी का कोई सर्टिफिकेट नहीं इशू। अच्छा, इसी में एक चीज़ मैं जी। थोड़ी सी ऐड करता जाऊँ, जो ये शीशा और वेप की स्मोकिंग है, वो डायबिटीज़ का इंसिडेंस प्रीपोन हो रहा है इन लोगों में। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब जो डायबिटीज़ एक जो अगर एक समन वाज सपोज टू बिकम अ डायबिटिक इन हिज लेट 40s और अर्ली 50s में, तो अगर वो वेप और शीशा यूज़ कर रहे हैं तो उनमें डायबिटीज़ प्रीपोन हो रही है, अर्ली एज में स्टार्ट हो रही है डायबिटीज़। और फिर जिस तरह के स्मोकिंग की बात हो रही है, स्मोकिंग में यंग बंदों के अंदर इवन इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ इतनी नहीं होती जितना थ्रोम्बस बर्डन उन पेशेंट्स में होता है। तो वो थ्रोम्बस की वजह से ही वेसल ब्लॉक हो जाती है। तो इंसिडेंस ऑफ थ्रोम्बस या क्लॉट जिसको कहते हैं, वो बनने की जो सलाहियत है वो स्मोकर्स में बाकियों की निस्बत ज़्यादा है। अगर बाकी नालियाँ सही है और एक ही नाली में इतना थ्रोम्बस बन गया कि उसने हार्ट अटैक कर दिया, तो सिगरेट के बहुत नुकसानात हैं। इसी तरह ये सारी जो एडिशनल स्मोक्स हैं, वट एवर इन एनी फॉर्म, जो है इसके हर उसी तकरीबन उतने ही नुकसान है जितना कि जो है वो सिगरेट स्मोकिंग का है। सर, ये भी आप से हम जानना चाहेंगे, क्या बाईपास अल्टीमेट सोल्यूशन है एक दिल के मरीज के लिए? नहीं, अब आजकल तो जो है वो बाईपास अल्टीमेट नहीं है। जिसको ज़रूरत है बाईपास सर्जरी की तो उसको तो ज़ाहिर है वो बाईपास ही उसके लिए बेहतर है। लेकिन और मोडालिटीज़ हमारे पास लाइक स्टेंट एंजियोप्लास्टी जिसको कहते हैं, स्टेंट लगाना, ये वो अल्टरनेट उसका मौजूद है। जिन लोगों में स्टेंट डाल सकते हैं तो फिर प्रेफरेबली हम उनमें स्टेंट ही डालते हैं। जिन लोगों में स्टेंट नहीं डाल सकते या उनमें स्टेंट डालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या उसका आउटकम अच्छा होने के इम्कानात नहीं है, तो फिर उनको बाईपास के लिए एडवाइस किया जाता है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि आपका क्वेश्चन है कि एक दफ़ा बाईपास कर दिया तो बीमारी ख़त्म। जी। एक्चुअली पहले तो आपको इसको बीमारी को समझना चाहिए, ये बीमारी क्या है और बाईपास है क्या। बेसिकली बीमारी है ये एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें रगें जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, मल्टीपल जगहों पे होती हैं और सिर्फ दिल की नहीं होती, टांगों की भी हो सकती हैं, गुर्दे की भी हो सकती हैं, दिमाग की भी हो सकती हैं। तो ये जो दिल के है ये है एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट, दूसरा इसका जो अल्टीमेट बहुत कम है, तो इस वजह से ये ज़्यादा रिस्की भी है। और जो हम बाईपास करते हैं, हम जो एओर्टा से हम दूसरी वेसल लेके जहाँ से ब्लॉक है उससे आगे जाके अटैच कर देते हैं। अब हमने उसको बाईपास तो कर दिया, उस ब्लॉकेज को, हमने बीमारी का कुछ नहीं किया, हमने बीमारी के लिए दवाई ही खानी है। ठीक है, ये और बात है कि अब पहले हार्ट को एक तरफ से सप्लाई मिल रही थी, अब दो तरफ से सप्लाई मिलना शुरू हो गई। उसमें ये कि सिम्टम बेहतर हो जाते हैं, जो अलामात आ रही होती है वो बेहतर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, बीमारी अपनी जगह पे रहती है। बीमारी के लिए दवाई खानी होती है, रिस्क फैक्टर मॉडिफाई करना होता है, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना होता है, और उससे ये क्या खत्म हो जाती है, बहुत स्लो डाउन हो जाती है, खत्म फिर भी नहीं। एनर्जी ड्रिंक्स या कैफीन रिलेटेड ड्रिंक्स जो है, क्या वो भी इतनी ही ख़तरनाक हैं जिस तरह स्मोकिंग की हम बात करते हैं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल की हम बात करते हैं? यही बात हो रही थी, डॉक्टर तुफैल भी बात कर रहे थे कि अर्ली एज में हार्ट अटैक्स होना और अर्ली एज में ये सारा, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसमें। इट्स नॉट ओनली स्मोकिंग,
तो यूथ में दिल की बीमारियों का बढ़ता हुआ रुझान, ख़ास तौर पर अर्ली हार्ट अटैक्स जो देख रहे हैं, उनमें एनर्जी ड्रिंक्स बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, हमारे पास जो पेशेंट्स आए हैं एनर्जी ड्रिंक्स से रिलेटेड। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि एक दो तो ऐसे थे जिन और कोई स्पेक्ट्रम मिला ही नहीं हमें, एनर्जी ड्रिंक्स ली और वो मतलब मुख्तलिफ अवेलेबल हैं। तो इनमें बहुत सारी चीज़ों में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि खून की नाली का सिकुड़ जाना। तो बहुत सारियों में एम्फेटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं, उसमें उन्होंने डाले होते हैं, और कुछ ये फिर जब जिस्म में जाते हैं तो फिर ऐसे हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, कैटेकोलामीन्स वगैरह, जो बज़ाहिर तो एनर्जी लेकर आते हैं। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो नेचुरली जिस्म में फियर फाइट फ्लाइट के दौरान नॉर्मली रिलीज़ होते हैं और उसके बाद आप एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं। लेकिन ये ड्रग्स उनको आर्टिफिशियली रिलीज़ करवाती हैं, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स में होती हैं, और उसके बाद फिर वो दिल की बीमारियों के सिकुड़ने का, उनकी तंगी का वक्ती तौर पर, उसको हम कोरोनरी आर्टरी वेज़ोस्पैज़म कहते हैं, तो वो स्पैज़म की वजह बनती हैं, और वो स्पैज़म किसी भी वक्त हार्ट अटैक के साथ आ सकता है। बिल्कुल। तो ये वालिदैन के लिए ख़ास तौर पर एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर बच्चे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह बहुत शौक से पी रहे हैं तो उनको डिस्करेज करें। जिस तरह डॉक्टर जुनेद आपको बता रहे हैं ना कि एनर्जी ड्रिंक्स से ना कि सिर्फ ये हार्ट की बीमारियां जो हो सकती हैं, हार्ट की जो रिदम या बीट होती है ना, उसको भी इरेगुलर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी तेज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली फिर वो रिस्क फैक्टर हो जाते हैं, हार्ट अटैक होने के भी रिस्क फैक्टर हो जाते हैं। तो ये जो ड्रिंक्स हैं ये सरसरी तौर पे इंसान को थोड़ा बहुत एक्टिवेट तो करते हैं। तो इसके भी उसी तरह के नुकसान है जिस तरह स्मोकिंग के। स्मोकिंग क्योंकि वो बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में जाती है, ये रिलेटिवली लेस होती है, बट लेकिन ये कि आपके हार्ट को इरेगुलर बीट भी दे सकती है, हाई ब्लड प्रेशर भी कर सकती है, ये हार्ट अटैक भी कर सकती है, इवन स्ट्रोक भी कर सकती है। जैसे ब्लड प्रेशर की बात हुई, तो क्या ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है? अगर ये एक दफ़ा हो जाए तो क्या इससे जान छुड़वाई जा सकती है? क्या ये ज़िंदगी भर आपके साथ जुड़ के रहता है? देखिए, जो दिल की बीमारियां हैं उसमें कोई 5 रिस्क फैक्टर हैं जो मेजर रिस्क फैक्टर हैं, और उसके बाद माइनर भी बहुत सारे हैं। तो मेजर रिस्क फैक्टर में ब्लड प्रेशर वन ऑफ देम है कि जो दिल की बीमारियां करते हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, सिगरेट है, फैमिली हिस्ट्री है, कोलेस्ट्रॉल है। तो ये मेजर रिस्क फैक्टर हैं, जिनमें ये होता है उनमें ज़्यादा चांस होता है कि हार्ट का प्रॉब्लम आने का, या दूसरा किडनी प्रॉब्लम आने का, या ब्रेन में फैले जाने का खतरा बढ़ जाता है। तो जहाँ तक ताल्लुक है, ये करता है कि वक्त के साथ ये वेसल को ना स्टिफ करता जाता है। ज़ाहिर है, रोज ब्लड प्रेशर हाई होता है और हाई ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट हार्ट को पंप करना होता है, और वेसल जो है कंटिन्यूस स्ट्रेस में होती थिक हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, और उनमें कैल्शियम की डिपोजिशन बढ़ जाती है। तो ये सारी बॉडी के ऊपर होता है। और जहाँ तक ताल्लुक है कि ब्लड प्रेशर क्या रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल नहीं है, इनिशियल स्टेज में माइल्ड डिग्री या ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में आप थोड़ी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो ये रिवर्सिबल है। हाँ, अगर मिसाल के तौर पे 140/90 है, या 145/95 है, या इसके राउंड है, या ऊपर वाला या नीचे वाला, उसमें आप अगर डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करें, यानी वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, एक्सरसाइज से मुराद ब्रिस्क वॉक करें, अपना वजन कंट्रोल करें, साल्ट का इंटेक कम करें, और खाने सादा कर दें, मुरगन ग़िज़ाएं आप बाजार के खाने ज़रा बंद कर दें, और चिकनाई कम कर दें, तो ये रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन अगर तो इससे ऊपर ब्लड प्रेशर ग्रेड 2 में चला जाता है, इससे ज़्यादा है, तो उसको कहना कि मैं सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफाई से कंट्रोल कर लूँगा, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। और काफ़ी सारे लोग इस गलत फहमी में भी रहते हैं कि हमने डाइट कंट्रोल कर लिया, हमने नमक खाना बंद कर दिया, हमने चिकनाई खाना बंद कर दिया, लिहाजा मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। और फिर एक तो जो सबसे डेंजरस बात इसकी है कि ब्लड प्रेशर की यूजुअली कोई अलामत नहीं होती, और इसलिए इसका नाम साइलेंट किलर रखा गया। साइलेंट किलर इसलिए है कि अगर आपको हेडेक है, आपको चेस्ट पेन है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उसका इलाज कराते हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और इवन खुद भी नहीं चेक करते, और अगर चेक भी कर लेते हैं तो आप कहते हैं चलो ये स्ट्रेस था, मुझे ये प्रॉब्लम था इसलिए ज़्यादा है, और फिर इग्नोर करके आगे चल पड़ते हैं, और वो कंटिन्यूस नुकसान दे रहा होता है। और इसका प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए आपको खुद से जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए, बगैर किसी तकलीफ के, और अगर नहीं जाते तो ये साइलेंट किलर है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको किल कर रहा होता है। हाँ, ग्रेड 1 में आप लाइफस्टाइल से चेंज कर सकते हैं। आपने अगर 5 किलो वजन कम कर लिया, आपका ब्लड प्रेशर में फर्क पड़ जाएगा।
आपने इवन वजन नहीं कम किया, सिर्फ एक्सरसाइज शुरू कर दी, आपका ब्लड प्रेशर 5 to 10 mm ऑफ एचजी कम हो सकता है। लेकिन अगर ऊपर चला गया तो आपको मेडिसिन मस्ट लेनी चाहिए और लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। और कुछ लोगों की ये भी मिथ है कि चूंकि ये दवाई है ये हमें लग जाएगी। ये दवाई नहीं लगती, बीमारी लगती होती है, दवाई तो उसके इलाज के लिए होती है। और हमारा जो अनफॉर्चुनेटली जो मिथ है ना वो ज्यादा बिकता है, जो साइंस है वो कम बिकती है। तो लिहाजा दवाई खानी पड़ती है और दवाई नहीं लगेगी, बीमारी लगती है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। उम्मीद है इन तमाम सवालों के जवाबात से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले शो में फिर मुलाकात होगी मज़ीद सवालों के साथ और मज़ीद जवाब आपके साथ। अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि अब बात होगी दिल की।